तो हम मंथली डेटा वाले हो गया शिफ्टिंग शुरू? चाबी ले ली? तो दिस ऑल हैपेंड इन started in Feb। तो फरवरी का डेटा उठाएंगे, फरवरी मार्च और फिर 7500 इट इज इन मार्च और 24 मार्च। तो हम फरवरी और मार्च का डेटा उठाएंगे और उसके बाद में मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून तीन उसका डेटा उठाएंगे। तो फरवरी और मार्च, फरवरी जो और मार्च में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है देखते हैं उसकी अभी तक कितनी भरपाई हो पाई है। तो हम डाल देते हैं यहाँ पर सिंपली, स्क्रीन दिख रही है मेरी, एक्सेल दिख रहा है? हाँ दिख रही है सर। फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। कैश और DI कैश FIR और चलिए सर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, हेलो आर यू देयर? हाँ बोलो बोलो सर। ओपन कर लिया सर स्टॉकेज? स्टोरेज ओपन कर लिया, बोलिए क्या देखना है? फरवरी का FI का डेटा बताओ सर। कैश का बताना, कैश ओनली कैश। इट इज माय स्टॉक, मैं इसको यूज नहीं करता ज्यादा। एफआई इसका डाटा 10 जुलाई का चाहिए सर। सबसे पहले फरवरी मंथ का बता दीजिए आप। उसमें मंथ में जाएंगे ना आप, तभी मिलेगा। एफआई थोड़ा टाइम ले रहा है, हैंग कर रहा है। फरवरी का है 12,600। कितना है सर? 12,600 करोड़। 12,684.30।
12,684 684 है सर, हाँ, तो माइनस 12,684.30। ठीक है, माइनस 12,684 है ना, ठीक है। DI का बताओ सर। DII का आ गया है प्लस 16,933.30। कितना? प्लस प्लस 16,9, 16,933.03। ठीक है। आप बताइए सर, इसके बाद में बताइए मार्च का, बताइए मार्च का। मार्च का DIA का है प्लस 55,595.18। एक मिनट रुकना है, सेल देखिए आपकी एक्सेल शीट पूरी नहीं आ रही स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे ये ई कॉलम से दिख रहा है, ABCD नहीं दिख रहे कॉलम। मतलब ये आपकी जो स्क्रीन शो हो रही है वो ई कॉलम से शो हो रही है। एक्सेल में ABCD कॉलम शो हो रहे हैं क्या आपके यहाँ पर? सब मेरी एक्सेल नहीं दिखाई दे रही है आपको किसी को भी? ABCD दिख रही। जूम आउट करना पड़ेगा, जूम आउट करके देखो अगर आपको दिख रहा है। ई कॉलम से आ रहा है। ई कॉलम से? हाँ, जो स्क्रीन का कॉलम। शायद आप जूम्ड इन होगे, जूम आउट करके देखो एक बार स्क्रीन। अगर आप फोन से लॉग्ड इन हो तो एक बार जूम आउट करके चेक। अच्छा, जूम आउट करके देख लो सर, अगर बाकी तो मेरे ख्याल से। हाँ जी, तो ये DI का प्लस का डेटा था ना फर्स्ट फरवरी में? DIA का फरवरी में प्लस का था और 16,933 मार्च में प्लस का है। 16,933 वो आ रहा है। और फरवरी में FI का माइनस था और DI का प्लस था, है ना? हेलो हेलो नहीं, हेलो, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। आपको चाहिए फरवरी का DI का डाटा है। एक मिनट में देखता हूँ जरा। फरवरी मार्च का है डाटा इनका। मार्च में DI का है माइनस 65,816.7। माइनस 65,816.70। 860 DII का है FII का है वो जो आप सेल सर बता रहे हो? ये FII का। हाँ, FII की सेल है ये। FIA ने सेल किया है, DII ने बाई किया, पूरा जो किया। अच्छा, तो FI का बताओ आप, FI का कितना है डेटा? FI का मार्च का है माइनस 65,816.70। 6581 816 और DI ने उतना ही खरीदा। DI ने इससे थोड़ा सा कम, हाँ ऑलमोस्ट इतना खरीदा। ऑलमोस्ट ठीक है। 680 होगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ से कर डिलीट, खरीदा है बेचा, ठीक है। अप्रैल का बताओ सर। अप्रैल का DI का है माइनस 824.73। 824 माइनस का है 824.73। ठीक है। और DI का? सर ये DI के बोला मैंने आपको अभी। अरे DI का बोला, ठीक है। अप्रैल का बोला है ना आपने? हाँ, अप्रैल खरीदा है इसने, DI ने 824। और अप्रैल का FI सेल कितना? FI ने अप्रैल में सेल किया है 5209। 5209,
0.15। ठीक है। अप्रैल में एफआई ने 5209 मतलब 5200 करोड़ बेचा और डीआई और ने सिर्फ 824 करोड़ खरीदा। उन्होंने भी सेल किया, दोनों ने सेल किया मिलके सर। अच्छा, दोनों ने सेल किया। अच्छा, हाँ, माइनस माइनस 824 यहाँ पर 824। आगे बताओ सर, मई का क्या डेट है? मई में एफआईएज ने 13,178.96 खरीदा है। 13,178.96 बाई किया है एफआईएज ने। ठीक है, 1 मिनट रुकना सर, 1 मिनट रुकना। पहले एक काम करते, चलो मैंने भी खोल लिया इसको ना, स्टॉक देखते हैं। इस पे एक्सेल में डाउनलोड नहीं कर सकते इसको? 80 करोड़ एफआई ने बेचा। मार्च में 65,816 करोड़ बेचा और अप्रैल में 5,209 करोड़ बेचा और मई में इसने 13,178 करोड़ खरीदा। यस 13,178 सॉरी 13,178 करोड़ खरीदा। ठीक है, इसे 5,492 करोड़ इससे अगले महीने में मतलब जून में खरीदा। 5,492 करोड़ 5,492 करोड़ और 2,030 करोड़ जुलाई में बिक चुका है। अभी 2,030 करोड़ जुलाई में बिक चुका। अब डीआई का चेक करते हैं। डीआई भी नेट सेलर ही है इस महीने तो अभी तक नेट सेलर ही है बिल्कुल। तो ये दोनों चिंता वाली बात है। 16,933 करोड़ इसने खरीदा फरवरी में। मार्च में 55,592 करोड़ इसने खरीदा। इसके बाद में मार्च में 824 करोड़ बेचा। ठीक है, सॉरी अप्रैल में 824 करोड़ बेचा। 11,356 करोड़ खरीदा। मई में 11,356 करोड़ खरीदा और जून में डीआई ने क्या किया है? जून में डीआई ने 2,434 करोड़ खरीदा है। 2,434 55 करोड़ खरीदी और ये 55। चलिए, तो अब इसको सम कर लेते हैं। एफआई जो है 13,178 करोड़ 13,178 करोड़ एफआई ने इसमें बाई के 13,178 करोड़ इसने यहाँ पे खरीदा है और जून में इसने 5,492 करोड़ खरीदा। 5,492 करोड़ खरीदा। देखिए सर, एफआई ने फरवरी में 12,684 करोड़ बेचा। मार्च में 65,816 करोड़ का माल बेचा। अप्रैल में 5,209 करोड़ का माल बेच के गया। ठीक है, इसके बाद में मई में वो 13,178 करोड़ खरीद कर गया और जून में 5,492 करोड़ खरीद कर गया और जुलाई में 2,030 करोड़ अब तक नेट टू नेट सेलिंग चल रही है उसकी। डीआईआई ने नेट टू नेट सेलिंग की बाइंग की है। डीआईआई ने 16,933 करोड़ बाइंग की फरवरी में, 55,592 करोड़ बाइंग की इसने मार्च में और फिर 824 करोड़ सेल कर दिया अप्रैल में और 11,356 करोड़ खरीदा जून में
और जुलाई में इसका जो है जुलाई में इसने 655 करोड़ का सेल किया। चलिए तो अब बात करते हैं हम अपने इस डेटा की। तो इसको कर देते हैं हम ये ये क्या हो रहा है एग्री, ये फॉर्मूला कैसे लगेगा सर? कुछ एक मिनट इसको करना, आपको क्या ऐड करना है क्या? हम इसको ऐड करना है, एग्रीगेट वाला फॉर्मूला होता है। हाँ तो ये सम लिखो, इक्वल टू सम। कम एक्सेल थोड़ा कम आता है, इक्वल्स टू सम, अब ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट। चलो ठीक है फिर। अब सब सिलेक्ट कर लो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हाँ ब्रैकेट, हाँ, और अब ब्रैकेट और एंटर। ठीक है। नेट टू नेट 85,739 करोड़ बिक गया। अभी हम यहाँ पर देखते हैं इसने कितना बेचा है। तो इक्वल्स टू सम ब्रैकेट लो, इसने 1400 बेचा है। इक्वल्स who is on the road? ये रोड पर कौन है? ये है सर सारा डेटा। तो सेल हुआ है अभी तक 85,739 करोड़ का एफआईआई ने सेल किया, और नेट टू नेट इसने बाइंग किया 18,670 करोड़। डीआई ने 1480 करोड़ की सेलिंग की है और बाइंग की है 86,315 करोड़ की। चलिए देखें जरा, तो डीआई ने एफआईआई ने जितना पैसा निकाला है, जितना पैसा वो निकाल कर ले गया वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं सेल, नेट सेल बाय नेट सेल बाय एफआईआई। नेट सेल बाय एफआईआई इक्वल्स टू this minus this, नेट सेल हुई है एफआईआई की 67,069 करोड़, नेट बाय डीआई ने नेट बाइंग क्या की है, डीआई ने नेट बाइंग की है इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। तो डीआई ने जो नेट बाइंग की है वो की है 84,836। माल तो डीआई के हाथ में ज्यादा लगा हुआ है। क्या कहते हो सर? हाँ उत्तर जी, हेलो,
मशीन बोल रहा हूँ। हेलो, मेरा फोन नहीं है, मेरा वाइफ नहीं है। वॉइस क्लियर। वाइफ का नंबर है ये। वो मुझे लगता है फोन कॉल पे है। कांटेक्ट भी रहता है ना सर, कई बार क्या होता है बंदा नेट कैश इन आउट कि एक ना मैं अब ये लगेगा ना, मैं भेजूंगा, ये देखना ये क्या चीज है। इस माइनस 17,776 करोड़ की बाइंग नेट टू नेट हो रखी है। जिसके अंदर वो वॉल्यूम वगैरह इस सॉफ्टवेयर से निकलते हैं। एक वो ये फ्री डाउनलोड होता है, वो सॉफ्टवेयर है, वो आप डाउनलोड कर लेना, वो वेबसाइट में ही आ जाता है। ठीक है ठीक है है ना? आपकी तो आवाज मैं आपको बहुत भेजूंगा, वो आप देख लेना ये क्या है, मैं लिख दूंगा वैसे उसमें। परंतु इसमें क्या है कि इसमें ना बार दे रहा है, वो साइड में बार्स दे रहा है, अभी डाटा नहीं मिल रहा है। मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ, एक बंदा मुझे पता लगा है, वो बंदा जो है उससे मिलना है, वो कहीं कहीं रहता है, वो यहीं दिल्ली में ही। अच्छा, तो वो मेरे लड़का उसको जानता है, तो वो कह रहा था कि उसको मालूम है, कह रहा है। मैंने ठीक है, उसके बाद चलेंगे। तो आप मुझे कह रहे थे ना, क्या चीज? ये जो आपने कहा था ना मुझे कि प्रोफाइल में वो डाटा जिसमें आया था, किस 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 टिक के ऊपर कितने शेयर खरीदेगा, कितने बेचेगा, है ना? तो वो कैंडल, उसकी ना कैंडल, वो कैंडल बनी हुई तो मिल रही है, वॉल्यूम और वगैरह बार डायग्राम में, परंतु वो डाटा जिसके पास थे ना, वो नहीं मिल रहे वाले। तो मैं ये भेजूंगा आपको। तो क्यों आपने जो लॉगिन किया था वो हेलो, कल? हाँ गुड मॉर्निंग। आवाज ठीक से नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? जो नवीन शाम को कल आपका कुछ कितना बाल से लग गया फोन दे देगा, फोन दे देगा ना। अच्छा नहीं लगा महादेव तुम्हें सर ज्यादा भी बात नहीं सकते बंद। गीला डाउट है ये कैसे क्या लग गया? ओह गीला डाउट लग गया अपने यहाँ पे। there is a really very important level है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पर। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है। हाँ यस सर। गुड मॉर्निंग नवीन सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ये सर क्या सब्जेक्ट चल रहा है जरा बता देंगे? विनोद गुप्ता सर फोन पर बात कर रहे थे क्या? उनका कोई डिस्टरबेंस आ रहा था। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ तो अभी हम थोड़ा FIDI का डेटा निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी जो नेट टू नेट कैश में जो चल रहा है इनका, वो इनका बाइंग चल रहा है। FI का DI का ना? ये सर ये देखिए, नेट टू नेट 17,767 करोड़। मेरी एक्सेल शीट सभी को दिख रही है? नहीं नहीं, वो ब्लैंक आ रहा है, जरा फिगर वाला पोर्शन है वो नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रही है आपकी एक्सेल शीट दिख रही है? हाँ जी अभी दिख रहा है। हाँ तो जो कैश मार्केट में जो इनकी बाइंग और सेलिंग है, लाइक डिलीवरी और दीज थिंग्स, ये इनका जो डेटा आ रहा है अभी 17,767 करोड़ का बाइंग का आ रहा है, ठीक है ना? नेट टू नेट बाइंग है अभी भी। और मार्केट चल रही है अपने जो है कौन से 61 वो सॉरी कौन सा लेवल पे, एक मिनट चेक करते हैं। 61% चल रही है ना अभी? हाँ जी, तो 61.8% के ऊपर चल रही है। सस्टेन करती है नहीं करती वो बात अलग है, लेकिन जो बाइंग है वो नीचे से अच्छी खासी आ चुकी है। लेकिन एक चीज जो हमें इस पर
ध्यान देना चाहिए वो है मई का डाटा, अप्रैल का डाटा। अप्रैल के डेटा में अगर आप जाएंगे डेली पर, तो आप अप्रैल के डेटा में देखना एक बाइंग है 19,000 करोड़ की 7th मई को ये जो 19,000 करोड़ की सेलिंग बाइंग है, ये does anyone know why this buying came? ऐसा क्यों क्या हुआ कि 17,000 करोड़ की एक दिन के अंदर बाइंग हुई? कौन सी ये डेट आप पे? कहाँ से देख के बता रहे हो? 17,000 करोड़ की ग्राफ तो यहाँ पर 19,000 करोड़ की, सॉरी, हाँ सॉरी सर, ये 19,000 करोड़ के आप कहाँ से देख रहे हो? ये जो ये आपने ग्राफ स्टॉकेज का ऐप आप डाउनलोड कर लो, स्टॉकेज पर मैं ये देख रहा हूँ। आप 7th मई की बात कर रहे हो? उसमें आ जाएगा ना सर? यस सर, 7th में। अच्छा, ये हो सकता है कि वो 38.2 लेवल को तोड़ने के लिए आई है क्या? 7th मई को, 7th मई दे चेक करें कहाँ पर है। हाँ, पीछे थोड़ा और। एकदम से गैप डाउन खुला था, वही होगा। नहीं, 7th मई की आप अगर कैंडल देखेंगे तो आप विश्वास भी नहीं कर सकते इसमें इतनी बाइंग हुई है। दिस इज 7th मई, ठीक है, ये 7th मई की कैंडल है, मैं लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये है 7th मई की, सोचो। और यहाँ पर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, यहाँ पर 19,000 करोड़ की बाइंग हुई। एक्चुअली यहाँ पर एक हिंदुस्तान यूनिलीवर की डील हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर अच्छी खासी बाइंग हुई थी। वो जो ब्लॉक डील थी वो क्या? यस सर, ब्लॉक डील जो थी राइट। वो थी ये 19,000 करोड़ की। तो अभी भी अगर आप, सॉरी, बाय डीआई, हेलो, खरीदी किसने की, डीआई या एफआईआई ने? वैसे दोनों बाइंग आई है, बट एफआईआई ने ज्यादा बाइंग करी। हाँ, 7th मई को डीआई का भी चेक कर लेते चलो। तो 7th मई को डीआई ने भी 3,818 करोड़ की बाइंग की थी। हाँ, तो बाइंग है तो, हाँ जी, तो 19 और 22 कितना हो गया? 19,000 करोड़ और 3,000 करोड़, तो ये हो गया आपका 22,800 करोड़, तो 23,000 करोड़। तो अगर हम वो ब्लॉक डील हटा दें, अगर हम एक्सेल से वो वाली ब्लॉक डील हटा दें, तो 23,000 करोड़ की जो बाइंग है, ठीक है, अगर इसमें से हम ये घटा दें, कौन सी वाली, 17,000 करोड़ की, 5,000 जाएगा। हाँ जी, तो ये इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो अभी भी 5,233 करोड़ रुपीस जो है मार्केट में अभी नहीं, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है, कोई ज्यादा इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है 5,000 करोड़, लेकिन हाँ ये है कि बराबर पे मामला चल रहा है, कह सकते हैं भगत जी सर, अरे देयर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मामला जो है बराबर पे ही चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ से और बाइंग दोनों तरफ से आ जाए। लेकिन अगर हम एक चीज पर गौर करें, तो अप्रैल में ऐसा हुआ था, एक मिनट ध्यान से सुनना सर सभी लोग, अप्रैल में ऐसा हुआ था जब मार्केट में दोनों ही लोग नेट टू नेट सेलिंग पर चल रहे थे। डीआई भी बहुत तेजी से अच्छी खासी सेलिंग कर रहा था, और सॉरी एफआई भी बहुत तेजी से अच्छी खासी सेलिंग कर रहा था, और डीआई भी सेल कर रहा था, जिसके साथ में एफआई भी एफआई ने सेलिंग की और डीआई ने सेलिंग की। इसमें अगर जुलाई में देखें तो जुलाई में भी ऐसी हुआ, 2,030 करोड़ की सेलिंग नेट टू नेट चल रही है अभी तक एफआई की, और डीआई की भी 655 करोड़ की सेलिंग चल रही है। तो दोनों ही डेटा क्या है, सेल के हैं। चलिए अब अप्रैल देख लेते हैं, अप्रैल का मंथ कैसा है। तो अप्रैल का मंथ हम देखेंगे यहाँ पर मंथली चार्ट लगाकर। So how was April? April is this, okay? So in this case, both
FII and DII was a seller, ठीक है। अब इसके अंदर तो कैंडल ग्रीन दिख रही है। वीकली पर आते हैं, क्या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि, एक मिनट, वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में अप्रैल फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, तो मार्केट वाज अप बट द डेटा वाज डाउन। व्हाई? अभी जो 4 लोगों का आ रहा है ना सर, प्रो का भी आ रहा है, क्लाइंट का भी आ रहा है। नहीं, हम केवल FII और DII का लेकर चल रहे हैं स्टॉक एक्स से, ठीक है। तो प्राइस ऑन द वीकली चार्ट, प्राइस वेंट अप। वीकली चार्ट पर प्राइस पहले वीक से चौथे वीक तक सीधा ऊपर गया है ना, बट डेटा इज नेट टू नेट नेगेटिव बोथ FII एंड DII, तो बोथ सोल्ड हियर, सबने ये बढ़ती हुई चीज पर बेच दिया, ठीक है ना, और मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और अभी देखते हैं किसका, अप्रैल के बाद मई में 3 वीक मार्केट डाउन रहे और 1 वीक लास्ट वाले वीक में मार्केट ऊपर गई, ठीक है। ये वाला हम सभी ने देखा था कि मार्केट बहुत तेजी से गिरी थी और उसके बाद में मार्केट ने ऊपर की तरफ एक उछाल लगाया, ऊपर की तरफ मार्केट भाग गई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब 3 वीक मार्केट गिरी थी और लास्ट वाले वीक में बहुत तेजी से भाग गई थी, चलिए डेटा एनालाइज करते हैं। मई पर आ जाते। इन मई बोथ FII एंड DII वर बायर्स, सॉरी बायर थे, नहीं, FII और DII दोनों बायर नहीं थे। एक मिनट चेक करते हैं एक्सेल शीट को। तो एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग हमारे पास में दोनों बायर है सर। हाँ, मई में दोनों बायर, लेकिन मार्केट तो बहुत तेज नीचे आई थी, गेटिंग माय पॉइंट। तो मई में तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आई थी, बट मई के लास्ट वीक वाला कैंडल तो पूरा हो रहा है। सॉरी, मई में 3 वीक में सेलर्स थी, 1 वीक में बाइंग आ गई पूरी। 1 वीक में बाइंग आ गई, नेट टू नेट बाइंग आ गई, और मई के बाद में मार्केट ऊपर जाती गई, ठीक है। और मार्केट पूरा ऊपर, नेट टू नेट तो बाइंग आ गई ना सर, मई के मंथ में नेट टू नेट तो बाइंग आ गई। डाउन से एकदम बॉटम से खरीदते चले गए बहुत सारा माल, है ना। उस वीक में बॉटम से बहुत ज्यादा माल खरीद लिया है। जून में देखें, जून में बोथ वर बायर्स, जून में बोथ वर बायर्स। हुआ क्या, मई में मार्केट गिरी, इन 3 वीक मार्केट गिरी, यहां से खरीदना शुरू किया, यहां से, और सीधा मार्केट को ऊपर ले गए, ठीक है। तो दिस वीक बिलोंग्स टू द लास्ट 2 days ऑफ थर्ड वीक आई थिंक, ठीक है। चलिए, तो प्राइस जो है ऊपर गया, और जून में नेट टू नेट बाइंग आई, और जुलाई में, अभी कितने वीक हुए हैं जुलाई के 2 वीक हो गए क्या? 2 वीक मिक्स है ना, सीरीज के 2 वीक हो गए, तीसरा वीक चल रहा है, सीरीज के 2 वीक हो गए, क्लोज ठीक हो है। गए। और प्राइस जो ऊपर है, और लेकिन आप इस बात को समझो कि जब ये वाला जो अप्रैल चल रहा था, अप्रैल में मार्केट ऊपर गई थी, बोथ वर सेलर, ठीक है। दोनों ही लोग क्या थे, सेलर्स थे। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों अभी भी नेट टू नेट सेलर्स थे? यहाँ से भी फॉल आया, बहुत तेजी से आएगा और कई हफ्ते चलेगा। क्या कहते हो भगत जी सर? कि दोनों सेलर चल रहे हैं और मार्केट अपने टॉप पर चल रही है। हाँ, तो ये यहाँ पे ऑफलोड करेंगे धीरे धीरे, है ना। तो हो सकता है जेब खाली करने लगे, माल खाली करने लगे और जाए सब लोगों को, गेटिंग माय पॉइंट। तो हो सकता है 2 से 3 वीक ये गिर जाए। तो कहां तक गिरेगी, लेट्स जस्ट चेक इट आउट। सो दिस इज द लेवल। गिरेगी, धीरे गिरेगी या तेज गिरेगी, ये डिपेंड करता है। थर्ड वीक चल रहा है, सेकंड वीक चल रहा है? थर्ड वीक आ गया है सर, 2 एक्सपायरी हो गई है। 2 एक्सपायरी हो गई ना, थर्ड अभी चल रहा है, मंडे। अच्छा, थर्ड चल रहा है, थर्ड का एंड और फोर्थ का शुरुआत, ठीक है।
तेजी से आएगी, एक हफ्ते जो सेल आ सकती है वो इसको मार्केट को 10,140 या फिर 9,900, मतलब 10,000 इज द लास्ट लेवल। 10,000 इज द लास्ट लेवल। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया, देयर विल बी कंडीशन जहां पर एक अच्छी खासी सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है 2 महीने या 1.5 महीने के आसपास की। तो यहाँ से थोड़ा सा खतरनाक सिचुएशन बन रही है मार्केट के डेटा की। मार्केट में नेट टू नेट बाइंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट और तेजी से ऊपर जाती जाएगी। तो जून का जुलाई का डाटा ऊपर है और डेटा नेट टू नेट सेल्स का चल रहा है। जुलाई का डाटा कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इंडेक्स में 2500 करोड़ की बाइंग की है अभी तक एफआई इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में, फ्यूचर्स में। और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर में 2500 करोड़ की सेलिंग की है। एक बार दोबारा बताना सर। स्टॉक फ्यूचर में हाँ 2500 करोड़ की सेलिंग की है, ठीक है, और इंडेक्स में 2500 करोड़ की बाइंग की हुई है। दोनों में 2500 करोड़ की बाइंग और सेलिंग बिल्कुल इक्वल बाइंग रखी है, और मोस्ट प्रोबेबली जो 2500 करोड़ की बाइंग की है इंडेक्स में, उसको हैज करेंगे पुट से और नीचे लेके जाएंगे, कैश में ऑफलोडिंग करेंगे। ऑप्शन का डेटा चेक कर लें, ऑप्शन में क्या हो रखा है, एक बार ऑप्शन का चेक करना। नवीन सर। हाँ जी सर। सर ये 4 लोगों का अभी तो आ रहा है ना डेटा, जो भी है, एक प्रो का भी आता है, क्लाइंट का भी आता है, जी एफआई डीआई तो 4 मिलके आता है ना अभी। हाँ आता तो है सर, लेकिन एफआई डीआई को थोड़ा भी हम कंसीडर करके चलेंगे, है ना। हाँ जी सर, बताना सर वो इसका ऑप्शन का क्या डेटा बोल रहा है। हेलो हेलो डेरिवेटिव में अगर आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर में अगर मंथली में जाने का इसमें ऑप्शन होता है, मेरे में तो नहीं आ रहा कहीं। स्टॉक का चेक करेंगे या फिर इंडेक्स का चेक करेंगे, क्योंकि एक्चुअली नहीं स्टॉक फ्यूचर में 9 जुलाई में अगर बाइंग और सेलिंग को कंफर्म करेंगे, मेरे फ्रेंड ने कैलकुलेट किया हुआ है 2500 करोड़ का, उसने मुझे बताया कि टोटल इंडेक्स में बाइंग है, अभी स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है। नहीं 2500 करोड़ की सेलिंग है। हाँ, और इंडेक्स फ्यूचर में 2500 करोड़ की बाइंग बताई उसने मुझे। हैज किया हुआ है सर, ऑप्शन हैज किया हुआ है। पीसीआर जो है समझ रहे हो आप, 1208 813, 1208 डिवाइड बाय 813, तो 1 से ऊपर पहुंच रहा है ना पीसीआर। तो फ्यूचर्स को जो स्टॉक के जो फ्यूचर्स को किया हुआ है, ये समझ लो आप इसको लॉन्ग करके फ्यूचर तो अगर आप देखो तो ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग चल रही है फर्स्ट से। इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग चल रही है ना। हाँ, इंडेक्स ऑप्शन में फर्स्ट को सेलिंग की है, सेकंड थर्ड फोर्थ चले के एवरीडे दे बाइंग 1000 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि वोलेटिलिटी हाई रह सकती है। क्या कहते हो? ये पता क्या करेंगे, अचानक ये फ्यूचर से भी निकलेंगे, इंडेक्स के लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे, उधर पुट छोड़ देंगे और कैश में डंपिंग करेंगे ताकि स्टॉक फ्यूचर फायदा उनको। सांस नहीं लेने देंगे लोगों को। हाँ, ये सांस नहीं ले, लोग इतने समझेंगे, इतने मार्केट 10,000 में पहुंच जाएगी। अभी जो सर किया है ना कि हर एक ना वो बाइंग आएगी ही नहीं, फिर पूरी सब लोग ये करते चले जाएंगे ना, तो बारह दे जाएंगे। 1208 ठीक है। एक बार डेटा देख ले कहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ। ये है ना जुलाई की मंथली की है, ठीक है, ये जो है। तो एक मिनट, ये मंथली ऑप्शन चेन है 10,705 पर। ठीक है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ बिल्डअप है, 169,725 और 1 लाख
के आसपास का ओपन इंटरेस्ट कल ही ऐड हुआ था, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऐड हुआ था, और इस 92,000 में से 72,000 ऐड हुआ था लास्ट सेशन में कॉल साइड में। ठीक है, अब कॉल साइड में जरा इन द मनी चेक करें तो 16,125 करोड़ 16,125 कॉन्ट्रैक्ट की जो है राइटिंग हुई 10,700 पे। डेटा तो कुछ ज्यादा ऐसा कुछ है भी नहीं लग रहा है, अप साइड में कुछ है नहीं, डाउन साइड में थोड़ा सा ज्यादा लगाया हुआ है सौदा, इसमें और फिगर तो कुछ है ही नहीं, फिगर कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब हल्की सी लग रही है ना। सर आप ये देखो ना कि 64,000 की किसी ने 10,500 की पुट बाई की है, पुट और शॉर्ट सेम बाई की या शॉर्ट की जो भी बोल सकते हैं, और 10,300 की सेल की हुई है। तो ऐसे किसी ने ये पुट का बियरिश वो बनाया है स्प्रेड, हाँ ये देखो तो ये मार्केट 10,300 तक जाएगा 10,300 तक एक्सपायरी जा पे। सकते, हाँ एक्सपायरी तक, ये ये किसी ने यहाँ वाली पे या ना, फिर अगली। और किसी ने इसकी आधी बनाई है 10,800 से 10,700 के बीच में, देखो 24,000 सेम क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। हाँ तो ऐसा हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे मार्केट हल्की फुल्की साइडवेज रहे और वहीं पर बंद हो जाए जहां पर फ्राइडे को बंद हुई है, और वेडनेसडे को एक ब्रेकडाउन दे और हैवीली गिर जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो निफ्टी में ऐसा हो सकता है कि हल्की फुल्की नीचे की तरफ जाए और वेडनेसडे को एक ब्रेकडाउन देके नीचे आ जाए। पूरा वॉलेटाइल रहेगा। पूरा बड़ा वॉलेटाइल सेशन रहेगा अगला वाला, जिसके अंदर ऊपर नीचे खूब करेगी मार्केट। और देखिए जरा 10,000 लास्ट क्या है इसका, 10,768 बड़े आराम से आ जाएगी, 10,300 somewhere at this point। हल्की सी 2 कैंडल लगेंगी वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, एंड मार्केट विल बी डाउन। और लेकिन ये प्रॉब्लम एक है सारी कि ये जो मुझको तो ये डर है कि ये ना टूट जाए, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा ना, बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। जब ऐसे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि आप देखो इसके बढ़ने का जो रेट देखो, आप आरओसी देखो, तो ये कितनी तेजी से बढ़ी है ऊपर की तरफ इन दिनों में, जबकि इसका जो रेट था वो इसका रेट था ये, इसके बढ़ने का रेट था ये। तो दिस इज द गैप, जो कि दिस इज द स्पीड जो इसके अंदर एक्सेलरेट हुई थी इस कुछ सेशंस में, मार्केट ऊपर की तरफ गई है पिछले 2 महीनों में। तो ये एक, अगर ये वाली एक चैनल ये जो टूटता है अगर, तो देयर विल बी अ मैसिव सेलिंग, एक मैसिव सेलिंग हो सकती है, और मार्केट जो है सोमवार मंगलवार को साइडवेज रह सकती है। साइडवेज रहने का एक कारण है, और वो कारण ये है, मैं इसको सबको हटा देता हूँ, एक मिनट, रिमूव ऑल ड्राइंग्स। मार्केट का साइडवेज रहने का कारण ये है कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है ना, हम बेसिकली इनको ऐड करेंगे, ये ट्रेंड लाइन बनती है, हालांकि हम इतनी ही बनाए अगर, तो एक बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रही है। तो मार्केट विल ट्राई टू डिफेंड दिस लेवल, ओके 10,600 जी। मार्केट इस हफ्ते में, जो ये अभी हफ्ता भी कल से शुरू हो जाएगा, मार्केट ट्राई करेगी इस लेवल को डिफेंड करने के लिए, कि ये लेवल डिफेंड हो, पहला तो ये, और दूसरा इसका हल्का फुल्का नीचे, दैट कुड बी अ फेक ब्रेकडाउन के मॉर्निंग में नीचे आई फिर इवनिंग में ऊपर चली गई, ऐसा कुछ होगा। ड्यूरिंग द डे भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, इसलिए मैं बोल भी रहा था कि अगले वीक में मैं जो है काम बहुत कम करूंगा, यही कारण है ये जो लाइन है, क्योंकि मार्केट ऊपर जो है यहाँ इसके पास रेजिस्टेंस बैठी हुई है ये, ठीक है, और नीचे इसके पास में वो सपोर्ट बैठी हुई है।
अब वो रेजिस्टेंस को भी उसको रिस्पेक्ट देनी है और सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट देनी है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट विल बी इन द रेंज फॉर नेक्स्ट 2 days, and if market stucks into the range for next 2 days, there might be a very massive breakdown. क्या कहते हो सर? सर 10,000 का कारण एक ये भी है कि तीसरा हफ्ता चल रहा है और नेट टू नेट सेलिंग पोजीशन है। 10,642 टूटेगा जी, थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद 10,480 टूटेगा और 10,238 पे आके मार्केट रुकेगा बिल्कुल। और एक्सपायरी में 10,091 जा सकता है। एक्सपायरी में हाँ 10,000 10,091 10,100 के आसपास। 10,000 की हो सकता है सारी कॉल खा जाए। हाँ तो ऐसे में एक मिनट, ये क्या लग गया, 10,500 पर भी हम एक लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो इनको हम देखेंगे, हालांकि यहाँ से ज्यादा ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि इसको जो है रोकने की कोशिश करेगा। This is the level which will try to stop this before falling. तो ये कुछ लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अदरवाइज अगर मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ती है तो 11,000 आ जाएगा, लेकिन ऐसा मैंने देखा है जब ज्यादा लोग किसी लेवल को बोल रहे होते हैं कि ये आएगा, वो आता ही नहीं है। जैसे लोग 11,000 करने लगे थे 500 टूटते ही, अब तो 11,000 आ जाएगा, अब तो 11,000 आ जाएगा। 11,000 की कॉलें खरीद ली लोगों ने, है ना, और वहां 11,000 पे उन्होंने कॉलें बेच भी दी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये क्योंकि इसने अभी टच किया था, हाईएस्ट पॉइंट टच किया था इसने 11,846, तो ओनली 150 पॉइंट रह गया था 11,000 से। तो हो सकता है ऐसा ना हो और मार्केट अगेन नीचे आ जाए, क्योंकि जब ज्यादा लोगों की उम्मीदें किसी लेवल से बढ़ जाती है तो वो लेवल आते नहीं, उस लेवल से पहले ही सेलिंग आ जाती है। 61.8 के लेवल के ऊपर चल रहा है, ये थोड़ी सी चीज है कि जो बुलिशनेस इसकी दिखाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। रेंज बाउंड अगले 2 दिन का तो रेंज बाउंड का व्यू लग रहा है। अब थोड़ा स्टॉक्स पे बात करते हैं। एसबीआई नहीं, पहले रिलायंस पे बात करते हैं। रिलायंस तो वैसे टोटली बुलिश है। रिलायंस लुक्स वेरी वेरी बुलिश और सीधी रेखा में भागता भी जा रहा है ये शेयर। तो इसके ऊपर तो हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये ब्रेक हुआ और उसके बाद ऑल टाइम हाई लगा रहा है, देखते क्या होता है नेक्स्ट वीक में, करेक्शन आती है क्या होता है। बट मेरा ये उम्मीद है कि 1700 वापस जरूर आएगा दोबारा। 1700 के आने की उम्मीदें हैं इसकी, खैर देखते क्या होता है। 1700 या 1600 तो नहीं आएगा, 1700 आ सकता है। दूसरा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने बहुत ही क्रिटिकल लेवल पर है, या मेक और ब्रेक, और मतलब इसके ब्रेक होते ही लेवल जो है, मतलब बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी चांदी आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी भी अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर है। ठीक है, दिस इज द ट्रेंड लाइन जहां पर ये इसको रोकने की कोशिश कर सकता है नीचे की तरफ। एंड ऑन द डेली चार्ट this is a supply zone, एग्जैक्ट लगा देते हैं। चलिए, हाँ, बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी अपने बहुत, ये हमने उस दिन भी डिस्कशन किया था और आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लेवल पे है, इसको हमें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी जो है, निफ्टी भी अपनी उस रेंज के हाफ पर है, निफ्टी भी अपनी इस रेंज के हाफ पर है। अगर निफ्टी अगर उस हाफ को तोड़कर अपनी रेंज के इस हाई पर जाना चाहे, जाने की कोशिश करेगी, तो ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी विल बी समवेयर हियर एट 26,000 27,000, ठीक है ना, एंड विच विल बी द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज आल्सो। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ये जो रेंज है ये बड़ी पावरफुल रेंज है, इतने दिनों से चल रही है। तो प्राइस जो है ऐसे लेवल्स पर जो है रेस्पेक्ट देते हैं उन लेवल्स को, और अगर रेस्पेक्ट इसने दिया तो ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा फॉल आने वाला है। और अगर इस वाले सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता है और रेजिस्टेंस तक जाकर 23,250 को तोड़ देता है, तो देयर विल बी अ बुलिशनेस फॉर 26,000 25,000 24,000। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो एक ट्रेंड लाइन है सर, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर ब्रेक हुई तो ऑटोमेटिकली प्राइस विल बी धीरे 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 इट विल बी फॉलिंग, ठीक है। तो दोनों ही जगह पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। लेट्स लुक एट द HDFC बैंक। HDFC बैंक, चलिए HDFC बैंक में एक चैनल बना के चेक करते हैं इसको। HDFC बैंक इज ऑल्सो एट द हाई ऑफ दिस चैनल, ठीक है, और सेम एक्टिविटी कर रहा है। और किसका वेटेज ज्यादा है सर, बताइएगा एक बार। बजाज का है सर इसमें, बजाज फाइनेंस। नहीं वो तो NBFC है सर ना। ICICI बैंक का काफी ज्यादा है वैसे। ICICI बैंक चेक कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस का रिजल्ट है तो 21 को। ICICI बैंक तो वैसे ऑलरेडी इसमें स्टक। सर रिलायंस, HDFC बैंक, HDFC, TCS, HUL, इन्फी एंड भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, ITC, ये मिला के ऑलमोस्ट 48% की वेटेज आ जाती है टॉप 5 स्टॉक की। 5 स्टॉक्स निफ्टी में बोल रहे हैं ना? हाँ निफ्टी में। सर रिलायंस टूटेगा यहाँ से 85 पॉइंट। 85 पॉइंट बोल रहे हैं सर? हाँ रिलायंस 1700 के आसपास, 1700 या 1750। रिलायंस एक मिनट जरा बताता हूँ मैं कहाँ तक आएगा। अभी 80 चल रहा है रिलायंस का ये जो जोन है, ये जबरदस्त रेजिस्टेंस का जोन है डेली चार्ट पे, बिल्कुल। और फ्री पे ये 1792 1775 यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और अगर ये भी टूटा तो ये 1660 जाएगा इन 12 डेज। इन 12 डेज ना। ये ICICI बैंक का है। चलिए और एक बार हम रिलायंस पर एक बार चेक करते हैं क्या बन रहा है व्यू। तो हियर देयर वाज अ करेक्शन, trend where Fibonacci, this was a low, swing low, swing high. It is the level 61.8 level। तो सर कर दिया इसने काम में, थोड़ा सा ही रह गया था। 91 और 86 का हाई है इसका, 5 पॉइंट रह गया। 1891 86 का हाई है और 91.96, 5-6 पॉइंट रह गया। तो इसका मतलब ये कि हो ही गया बस इसका काम, ठीक है ना। ओवरऑल चेक कर लेते हैं एक बार। ओवरऑल तो बहुत ज्यादा बड़ा डेटा बन जाएगा। रिलायंस का फिर आप ऑर्डर फ्लो चेक करते ना, मैं भी करता हूँ, आज हमको टाइम मिलेगा तो। ऑर्डर फ्लो चेक करते हैं इसका।
एक के भी बाहर निकला हुआ है तो ओवरऑल यहाँ से लेते हैं। नहीं, यहाँ से कुछ निकल के नहीं आ रहा वैसे। वही है, वो 61.8 लेवल के आसपास है। जो डील हुई है अभी अभी, वो कुछ फेसबुक वाली, जो दोबारा कुछ न्यूज आई थी इसमें, मैं अभी तक भी नहीं पढ़ पाया हूँ, उसको पढ़ूंगा। हाँ, अभी लास्ट में एक डील हुई है। उसकी वजह से एक 100 पॉइंट का और बूस्ट मिल गया रिलायंस को। लेकिन अगर गिराना है तो इसकी करेक्शन आनी जरूरी है, और कितनी करेक्शन आएगी वो ये बता रहे हैं भगत जी सर। 86 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास की करेक्शन आ सकती है। कोई बीटा ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली। सर निफ्टी 50 का टॉप 10 स्टॉक में सिर्फ इन्फी लग रहा है जो कि रुका हुआ है। टीसीएस ब्रेक डाउन करेगा, रिलायंस करेगा, एचडीएफसी बैंक करेगा, एचडीएफसी करेगा, भारतीय एयरटेल 20.26 पॉइंट करेक्शन आएगा, कोटक महिंद्रा बैंक में आएगा करेक्शन, आईसीआईसी बैंक देखते हैं कहाँ लेके जाएंगे। आईसीआईसी बैंक में तो शुरू हो गया है। और देख रहे हो आप इन्फोसिस कहाँ से कहाँ पहुंच गया भाई। 500 पर आया था, 330 और 340 के आसपास इसने आना है आईसीआईसी बैंक ने। तो 20 पर रिलायंस अकेला ही 150 पॉइंट गिराएगा निफ्टी को। हाँ सीधा रिलायंस 150 पॉइंट गिरा देगा अगर वो गिरा तो उतना। और इनमें भी अगर करेक्शन आनी शुरू, अगर बेचेंगे तो फिर सब में ही बेचते चले जाएंगे ना भाई। हाइस पे माल निकालना है ना, तो निकालेंगे तो सब में निकालते चले जाएंगे जिस जिसमें खरीदा है इन्होंने। और ये कोटक बैंक सर और ये एचडीएफसी बैंक कहाँ तक लग रहा है आपको? कोटक तो रेंज का बादशाह है क्या कहते हैं सर, रेंज का बादशाह कोटक अभी भी रेंज बना के बैठा है। फ्रीज हो रखा है बहुत ज्यादा। डेली चार्ट पे अनडिसाइडेड है बट सेलिंग ही हो रही है। हैकेनासी कैंडल बढ़ती आ रही है एक रेंज के अंदर, और 1330 अगर तोड़ दिया तो 1302 पे सपोर्ट है, 1290 के आसपास सपोर्ट है। और टूटा तो यही है 1250 1250 भी जाएगा। अगर 1250 के नीचे बाइंग आ सकती है, 1250 के आसपास बाइंग आ जाएगी इसमें। ये रहा ना लेवल। थोड़ा देखें एनबीएफसी की तरफ भी नजर मारते हैं। बजाज फाइनेंस सर फाइनेंशियल बहुत वीक है, बैंक की हालत खराब है, दिखा नहीं रहे हैं लोग। ये बोला ना 1 साल का कि 1 साल तक एनपीए शो नहीं करेंगे, है ना, कुछ ऐसी न्यूज है ना। ये बैंक जो है जरूरी नहीं है 1 साल तक एनपीए शो करें, नो प्रॉब्लम। पता है कि एनपीए आएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा। बैंक्रप्सी फाइल करने पे प्राइवेट कंपनियों के लिए बैन लगा रखा है। अच्छा, बैंक्रप्सी फाइल नहीं कर सकते? नहीं, 1 ईयर के लिए गवर्नमेंट का नो कंपनी कैन फाइल बैंक्रप्सी को 1 ईयर। लो बताओ, तो ऐसे में तो एनपीए बढ़ जाएंगे फिर। क्या कहते हो सर? ये जो कहानी शुरू हुई है ना, इसका एंड फरवरी मार्च में होगा। फरवरी मार्च में होगा, बिल्कुल सही बात है। और वही जो सब लोग बोल रहे हैं ना कि 11,000 आएगा, तो जो 1 महीने 2 महीने पहले बोल रहे थे वो लेवल आएगा, जिसको भूल गए लोग। 700, 6,800, 6,400। कोई भी मंथली चार्ट का बियर मार्केट ऐसा एंड नहीं होता है। हाँ वही तो वही तो, यही तो प्रॉब्लम है। दिस इज जस्ट अ करेक्शन। मंथली चार्ट का बेयर मार्केट है। अभी मुझको कुछ दिन पहले कोई बोल रहे थे मुझको कि भाई बहुत पुराना डेटा बता रहे थे कि मार्केट में, यूएस मार्केट में एक बार क्या हुआ, बहुत तेज फॉल आया, और फॉल आने के बाद में बड़ा एक क्रैश आया, और उसके बाद में मार्केट चढ़ती रही थोड़ी थोड़ी, जैसे अभी निफ्टी चल रही है। सब बोलते थे कि अभी दोबारा लो टूटेगा, दोबारा लो टूटेगा, माल खरीदा नहीं गया, दोबारा लो टूटेगा। और वो दोबारा लो नहीं टूटा, धीरे धीरे उसने ऑल टाइम हाई लगा दिया ऐसे, मतलब 5 गुना टाइम में उसने ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो ऐसा अब भी हो सकता है, ऐसे बोल रहे थे। टीसीएस लीड करेगा कल मंडे को ना इसका, इस रैली को, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट में गाइडेंस बहुत पुअर आई है,
10% प्रॉफिट डाउन की बात चल रही है। यस यस यस, टीसीएस का उसके बाद कितना अभी रिजल्ट आएंगे आएंगे सारे रिजल्ट, सबके गंदे आएंगे, जैसे गंदे आएंगे मार्केट नीचे आता जाएगा, सेंटीमेंट खराब होता जाएगा। रिजल्ट अब आने शुरू हो जाएंगे। और रिजल्ट जैसे लोगों के, जैसे ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो अभी हल्के से ग्रीन में आने शुरू हुए हैं, फटाफट रिडेम्पशन आएगा। मेरे को सब लोग पूछ रहे हैं क्या करूं क्या करूं। क्या, तो अभी जैसे रिजल्ट गंदे आएंगे तो ऑटोमेटिकली हर बंदा कहेगा यार मेरा बेचो, है ना। हाँ यस। सर बजाज का 21 को आने वाला है। सॉरी, बजाज का रिजल्ट 21 को आने वाला है सर। 21 को आने वाला है। सर मार्केट ना हमेशा बैलेंस में रहता है। मार्केट ने 200 डे SMA को टच करने की कोशिश की है और फेल हो रहा है। तो मार्केट तो 200 SMA इज द मेन इन्वेस्टर क्राइटेरिया, उसके ऊपर बाई करते हैं, उसके नीचे सेल करते हैं वो। सेल करते हैं। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो ऑफरिंग शुरू होगी, म्यूचुअल फंड की होगी, रिटेल्स की होगी, जो भी स्मार्ट मनी है वो निकलेगी यहाँ से। FIRM में काम कर लिया है 10,800 में काम कर लिया। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूँ जिसका नाम है रिवर्स मॉर्गेज, रिवर्स आर्बिट्राज। सुना है कभी? रिवर्स आर्बिट्राज? हाँ, ये जो DIA ने FIA ने काम किया है, दे आर डूइंग रिवर्स आर्बिट्राज फ्रॉम मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स। उसमें उन्होंने क्या किया है, नॉर्मली क्या करते हैं, हमेशा जो सब कुछ नॉर्मल रहता है, प्रीमियम खाते हैं फ्यूचर का। अच्छा। फ्यूचर हमेशा प्रीमियम पे होता है 40-50 पॉइंट का, तो उनका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर फ्यूचर सेल कर करके एक्सपायरी पे दोनों को मिला के दे गेट अराउंड 1.25% की रिटर्न आती है साल महीने की। एज गुड एज निफ्टी का जो रिटर्न है 14-15% का साल का, वो आता रहता है। बट इस बार इतना हालत खराब थी, इन्होंने रिवर्स आर्बिट्राज किया। इन्होंने क्या किया, कैश को प्रीमियम पे रखा, स्पॉट को, अच्छा, और फ्यूचर को बाई किया। ठीक है, नॉर्मली उसके लिए बहुत बड़ा फंड, उसमें फिर आपको डबल आर्बिट्राज करनी पड़ती है। तो उन्होंने क्या किया, कैश में स्टॉक बाई किए, टॉप 10 टॉप 20 निफ्टी के जो भी स्टॉक्स हैं, और उनको फ्यूचर में हेज करते चले गए स्टॉक्स को। 1 लोट खरीदा फ्यूचर में कैश में, 1 लोट फ्यूचर सेल कर दिया, बिल्कुल। और इंडेक्स को बाई कर रखा था। तो 3 ट्रेड हो गए, 3 में से 2 हेज है, 1 प्रॉफिट देते जा रहा है। 1 को मूव कर रहे हैं, 2 को हेज करते जा रहे हैं, 10-10, 5-5 पॉइंट के ऊपर हेज करते चले गए। बिल्कुल। ठीक है ना, नॉर्मली ये काम करते हैं 75 पैसे से लेकर 3 रुपए तक। एक स्टॉक के ऊपर अगर 500 का ऑर्डर है तो 1500 रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं। अच्छा, ठीक है ना, बास्केट ऑर्डर डालते हैं 1 लोट की, फ्यूचर में बाई करते हैं 1 लोट, और फटाक से पहले बनाते हैं पोजीशन इंडेक्स के अंदर, क्योंकि फ्यूचर डिस्काउंट में है। 80 पॉइंट 100 पॉइंट के डिस्काउंट पे उन्होंने फ्यूचर बाई किया इस बार, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर तो पैनिक है, उसने सबने सेल कर रखे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कैश में निफ्टी 50 के स्टॉक बास्केट में बाई किए। स्टॉक के अब इसमें क्या होता है कि बड़े प्लेयर ही काम कर सकते हैं, इनको एक बास्केट में पूरा फ्यूचर का लोट उठाना पड़ता है। रिलायंस के उन्होंने एक फ्यूचर सेल किया और 505 का स्टॉक बाई करेंगे वो। ठीक है ना, और जो नॉर्मल आर्बिट्राज होता है उसमें निफ्टी पूरा बाई कर देते हैं एक बास्केट में, तो उसमें रिलायंस के 25 शेयर आ गए, HDFC के 10 शेयर आ गए, एज पर देयर मार्केट कैप के हिसाब से वेटेज है, उसके हिसाब से 1 लोट उठा लिया, 1 फ्यूचर सेल कर दिया, तो वो काम आसान होता है, सिंपल होता है उसमें। बट ये काम जो है इस बार ये बड़े ट्रेडर्स का करते हैं, इसको रिवर्स आर्बिट्राज बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम हैज बीन इन इंडिया, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो फ्यूचर को लेके गए हैं, और अगर तुम देखो तो इन्होंने हर बार एक्सपायरी पे फ्यूचर को 10-15 पॉइंट के प्रीमियम पे लेके बंद किया है। प्रीमियम पे बंद किया है, ये भी बात है। हाँ, बट डिस्काउंट पे ही बंद होता था नॉर्मली, 5-10 रुपए के प्रीमियम पे बंद होता था। इस बार की एक्सपायरी हुई है उसमें 40-45 पॉइंट ऊपर बंद किया है, अगर आप देखो चार्ट तो। स्पॉट 8013 पे बंद हुआ है, और फ्यूचर 10,843 पे बंद हुआ है। ठीक है, तो उस पर 30 पॉइंट का प्रीमियम था फ्यूचर की क्लोजिंग पे, और उसमें किसी को उन्होंने करीब 90,000 के आसपास से कॉन्ट्रैक्ट थमाए हैं, जो कि मैंने कल ऑर्डर फ्लो के डाटा पे देखा है। समझ गया। अच्छा, कल निकाल दिया आपने डाटा? है हाँ, थोड़ा सा बैठा था मैं। अच्छा, ये पूरा गेम समझ में आ रहा है, इन्होंने प्रीमियम पे फ्यूचर सेल कर दिए। प्रीमियम पे सेल कर दिए, और अब ये उसके मजे लेंगे। और अभी इन्होंने शायद अब ये काम तो थर्सडे को हुआ है, फ्राइडे को उन्होंने क्या किया है, बहुत प्रोबब्ली अपनी पुट में पोजीशन बनाई होगी, अगर मैं ऑप्शन का डाटा देखा नहीं है। पुट्स में इंडेक्स फ्यूचर को हैज किया है, और अब
और जो अपने स्टॉक फ्यूचर्स है उनको हेज किया, उनमें हेजिंग एक्यूमुलेशन की है। फर्स्ट जुलाई से लेकर अभी तक इन्होंने 10 दिनों में फ्यूचर में जो इन्होंने बाइंग किया है उसको रिवर्स कर दिया है। अब फ्यूचर में कैश में इनकी जो बाइंग थी उसको फ्यूचर सेल से हेज करते हुए नीचे लेके आएंगे। इंडेक्स को इन्होंने रिवर्स कर दिया है, उसको पुट से हेज कर लेंगे। तो अगेन 2 ट्रेड प्रॉफिट देके जाएंगे, एक इनका न्यूट्रल जाएगा, इंडेक्स को न्यूट्रल रखेंगे। सही इसे दिमाग इंडेक्स लगा में रहे हैं ये। इंडेक्स में बहुत वॉल्यूम है ना, छुप जाता है। हाँ। इंडेक्स में लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग होती है। स्टॉक में तो अगर आपने 1 लाख शेयर बाय कर लिया तो हंगामा हो जाएगा उस दिन, सीधे 100 पॉइंट भाग जाएगा। हाँ ये तो है। तो ऑटोमेटिकली डेटा रिफ्लेक्ट हो जाए, डेटा ये इसमें इसमें ब्लॉक डील हो रही है, इसको बाय करो, इसको बाय करो, है ये हो जाएगा। तो ये दो, तो यहाँ से 2 चीजें दिखा रहा है कि या तो ये रिवर्स आर्बिट्राज खत्म होकर अब नॉर्मल आर्बिट्राज मार्केट रहेगा, निफ्टी फ्यूचर प्रीमियम पे बिकेगा, और उनका जो कैश में होल्डिंग्स है पोर्टफोलियो है उसके ऊपर उनको 1% का 2% का रिटर्न महीने का शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बड़े अमाउंट पे तो वो नॉर्मल चलता रहेगा, बट अगर उनको वापस यहाँ से कैश में अनवाइंड करनी है तो इसको नीचे लेके जाएंगे। और चार्ट तो ये दिखा रहे हैं कि डेली चार्ट पे R3 पे बैठा है मार्केट, उसके नीचे ही जाएगा और 10,600, 10,540, 10,500 तक शायद स्टेबल हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा 200 पॉइंट नीचे हो गए। वेव के हिसाब से भी ना ये मार्केट रेजिस्टेंस पर ही बैठी हुई है। आप डालो ना पिवट पॉइंट डालो, पिवट पॉइंट बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हैं मार्केट के अंदर। डेली चार्ट पे 10,813 का पिवट पॉइंट पे R3 है, वो कभी उसको बीच नहीं कर पा रहा है मार्केट। इंडिकेटर्स पे जाके डालो ना। हाँ इंडिकेटर डालो, पिवट मैं तो डालता हूँ फिबोनाची, उसमें ना मेरा दोनों चीज साथ में आ जाती है। जो आप ये फिबोनाची प्लॉट करते हो ना, मैं इसको पिवट पॉइंट में प्लॉट करता हूँ। अच्छा। तो वो मेरे को जो लेवल दिखाता है वो 11 से 12 पॉइंट, कई बार तो 1-1 पॉइंट तक के एक्यूरेट होते हैं। आप दीपक साहब से पूछना। तो मैंने एग्जैक्ट 1-1 पॉइंट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा इंट्राडे में। पिवट अच्छा काम करता है, पिवट अच्छा काम करते हैं। इसमें तो आ नहीं रहा डेली पिवट। अच्छा, मैंने एक्चुअली वो अपने इसमें सेटअप किया हुआ है। आई पुट इन डेली पिवट ऑन फिबोनाची लेवल ऑन इंट्राडे बेसिस, बनार चार्ट पे। बनार चार्ट पे डालते हो। और उसको मैं फिर अगर 5 मिनट की चार्ट पे डाल देता हूँ तो मेरे को वो इंट्राडे के टारगेट दे देता है। सही है, ये भी बढ़िया है वैसे। हाँ, वो पिवट में घूमता रहता है मार्केट पूरे दिन। पिवट पे जाके साइडवेज से जरूर होती है, वो होता है प्राइस, है ना। एक स्टॉक बोला कि पिवट अगर क्रॉस कर जाता है ना इंट्राडे में निफ्टी, तो वो R1 का टारगेट मारता है। अगर R1 क्रॉस कर जाए तो R2 का मारता है। और ये भी है कि जो भी कोई भी लेवल है, कोई भी स्टडी है, अगर प्राइस वहां पर जाकर ब्रेक देता है तो समझ लो कि ये इम्पोर्टेंट है, और अगर ब्रेक नहीं देता कभी भी तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। क्यों सर? क्योंकि प्राइस जो है उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कोई स्टॉक, और जिस दिन मार्केट R3 के ऊपर खुलता है ना, यस सर, जो 5 मिनट के पिवट पॉइंट में R3 के अगर ऊपर मार्केट ट्रेड करे और सपोर्ट लेके चला जाए, तो वो डेली चार्ट का R2 या R3 मार देता है। अच्छा, एक मिनट होना। TCS दवाई लेनी है, दवाई। सर बजाज में क्या दिख रहा है फिर? हेलो, क्या कह रहे सर? बजाज में क्या दिख रहा था? बजाज सर, बजाज फाइनेंस जो है ये रेंज को ब्रेक करेगा ना अगर नीचे की तरफ, तो ये नीचे आ सकता है। 200 ऐसे में भी देखो आप डेली चार्ट के ऊपर ही पड़ा हुआ है ना, तो बिल्कुल जस्ट उसको टच करने की कोशिश की है और यहाँ रेंज बाउंड हो रहा है। अगर ये 3,132 3,130 को तोड़कर नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी फॉलिंग। हाँ, उसका लेवल 3,113 के आसपास। यस, ये इसका है ना सर, एक बार फोटो ले लो, इसको ग्रुप में भी सेंड कर देना। ये मैं लगा रहा हूँ, 1 मिनट रुकना, अभी मैं बताऊंगा कब लेना। अब ले लो सर इसका फोटो, एक बार इसको ग्रुप में भी सेंड कर देना।
ले लिया कैसा? ले लिया। ठीक है, एक बार इसका भी लो। इसका भी डाल देना। 1 मिनट रुकना था। इसका भी डाल दो। नवीन जी, sorry to intervene again. यस सर। I don't know, is it मतलब जस्ट मेरा अपना एस्टिमेशन है। हाँ जी। फाइनेंशियल्स आएंगे कंपनियों के वीक इस क्वार्टर में जी। तो 30 जुलाई तक जो फाइनेंशियल्स है वो बेस बनाएंगे। हाँ। अगस्त में मार्केट को ऊपर ड्राइव करने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल हाँ, कुछ भी नहीं है। नीचे ड्राइव करने के लिए क्या है? बहुत सारी चीजें। हाँ, नीचे ड्राइव करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली लोन्स के डिफॉल्ट आएंगे, डिटेल्स के। यस। ठीक है सर। वो अपना कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं जी, उनके लोन डिफॉल्ट होंगे और वो बोलेंगे प्रॉपर्टी आप ले लो और बेच के हमारे पैसे वापस कर दो। पैसे वापस कर दो। बिल्कुल। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी 1-1 करोड़ की है वो बिकेंगी 70 लाख में, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो बैंक उनको जो मिनिमम कॉस्ट है, जो रजिस्ट्री कॉस्ट है, उन पे बेचेगी। हाँ। ठीक है सर। तो उस समय पे जो अगर किस लोगों ने बाई कर ली सस्ते में पैसा रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो 3% प्रॉपर्टी डिफॉल्ट हो गई तो 1-2 बैंक बैठ जाएगा सर। हाँ सही बात है। कोई ना कोई सा बैंक बैठ जाएगा। क्योंकि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ की इन्वेंट्री है इन्वेस्टेड इंडिया के अंदर। और कोई भी फ्लैट जो प्रीमियम कैटेगरी के हैं वो 1 CR से लेके 4-5 CR तक के हैं। ठीक है। और जो मिडिल लेवल वाले हैं वो सारे 50 से 1 CR के बीच के हैं। 50 to 1 CR। ये सबसे ज्यादा खतरनाक प्रॉपर्टीज है। अगर ये डिफॉल्ट हुई ना तो सब प्राइम होगा इंडिया में। वो वाला जो ये अगर डिफॉल्ट होगा तो ऑटोमेटिकली इनका जो है ना, इनका रेट और भी गिरेगा, मार्केट में सेल पे आएंगे ये चीजें। सर क्वेश्चन है रेट भी गिर जाएगा। इंडिया का जो क्वेश्चन फैक्टर है वो अपना ये है LIC। हाँ जी। उसने पहले ही 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए डंप कर रखे हैं IDBI बैंक में। हाँ। इसको पहले जो डिफॉल्ट हुए उन सबको तो उसने संभाला हुआ है। हाँ जी। ठीक है सर। जो मोदी साहब बोल के आए थे कि 15 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए इंडिया से। हाँ। उसका इफेक्ट वो एनर्जी है ना, वैक्यूम एनर्जी का, वो कहीं ना कहीं तो हिट करेगा। बिल्कुल। तो कोरोना और ये जो इफेक्ट है ये कैन बी वेरी सीरियस। He has been dragging this economy from last 7 years by doing lot of things. First was the demonetization. उन्होंने बैंकों को लाइफ दी है, लिक्विडिटी दी है। लोगों का पैसा बैंकों में आ गया, उससे 1.5-2 साल निकल गया। बिल्कुल। ठीक है। उसका GST लेके आए। GST में इन्होंने क्या किया, बिजनेसमैन का पैसा एडवांस में ले लिया उनसे, बाद में उनको वापस करते रहते हैं, तो वो एक लिक्विडिटी गवर्नमेंट के पास आ गई। बिल्कुल। तो इस तरह करके टाइम पास कर रहे हैं लोग अभी। कोरोना इज अनप्रेडिक्टेबल एंड दिस इज अ वेरी सीरियस। अगर आप देखो इसके इफेक्ट इंडिया में तो वैसे भी ना प्रॉब्लम्स थी ना उस टाइम पर। हाँ। कोरोना से पहले भी प्रॉब्लम्स थी मार्केट के लिए। तो मार्केट वाज नॉट वेरी बुलिश, मतलब ऐसा नहीं था कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग थी इंडिया कोरोना से पहले। और कोरोना भी आ गया उसके बाद में। नहीं, बट इन्वेस्टमेंट मनी वो फ्लो कर रही थी, उसकी वजह से थोड़ा सा कुशन था। हाँ। एंड इंफ्रा के प्रोजेक्ट इन्होंने काफी ड्राइव किए, रोड कंस्ट्रक्शन ड्राइव करके मनी को फ्लो किया, लोगों को पैसा दिया। हाँ। वो पॉजिटिव पार्ट्स थे, बट दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। 110 सालों में सर ये इस तरह का इवेंट आता है जिसमें पैंडेमिक आते हैं ना। हाँ। तो उनके इफेक्ट आराम से खत्म नहीं होते हैं, 2 साल में जाके खत्म होते हैं। वही तो, ऐसे नहीं ना कि 3-4 महीने में ऑल टाइम हाई लग गया। हाँ, तो 2 सालों में खत्म होता है। इस बार सारी इकोनॉमीज ने मनी जल्दी पंप इन कर दी है, तो 6 महीने फ्लोट कर जाएंगे। अब देखो आप, निफ्टी है ये, निफ्टी ठीक है। निफ्टी ने 12 जून से आज 12 जुलाई है ना। 12 जून से 12 जुलाई के बीच में 9,500 से 10,800 का लेवल लगा दिया। ठीक है। सिर्फ एक महीने में कितने पॉइंट हो गए? 1300 पॉइंट के आसपास, ज्यादा 1350 पॉइंट है ना।
1350 पॉइंट भाग गई निफ्टी एक महीने के अंदर, इतनी ही स्ट्रांग है तो फिर एक महीना और लगा लेते हैं। 10,800 प्लस 1500, 12,000 के आसपास तो आ ही जाएगी फिर, है ना, एक डेढ़ महीने में आ भी सकती है। इसलिए उसके आने के रीजंस भी हैं। हाँ, उसके आने के रीजंस हैं। हाँ, इस बार मार्केट में एक प्रॉब्लम हुई है कि इसने काफी सारे लोगों को निकलने का मौका नहीं दिया। बिल्कुल। ठीक है, 2008 में स्मार्ट मनी आर्बिट्राज करके या हैज करके पैसा कमा गई थी। बिल्कुल। इस बार कहते हैं कि उनको पैसा करने का मौका नहीं मिला, सोचते रह गए कि क्या करें क्या। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा क्या होता था कि 2008 में पैसा मूव कर गया था गोल्ड में, क्रूड में, कमोडिटी में। बिल्कुल। इस बार वो भी करेक्ट कर गए, क्रूड भी करेक्ट होने में टाइम लगा। क्रूड भी बहुत गिर गया। क्रूड गिरा है, गोल्ड नहीं इतना बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, सिल्वर थोड़ा सा बढ़ रहा है। अभी क्या है, पैसा कमोडिटी में शिफ्ट हो रहा है। आप देखो सारी कमोडिटी में पैसा शिफ्ट हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब बैलेंस ही रहेगा वैसे तो 10,050 के आसपास। आई थिंक थिंग्स विल स्टेबलाइज। बट अगर ये लोन डिफॉल्ट और इंडो चाइना यूएस का ट्रिगर आता है देन वी कैन हैव सम सीरियस इश्यूज। 9,500 को टूटा तो सीधे 8,038 का टारगेट है। 8,000 7,500, क्योंकि ये अगर बड़ी वाली रेंज का जो लो टूटा ना अगर, तो ऑटोमेटिकली वो पहली बात तो किसी कारण से टूटेगा, किसी एक बड़े कारण से। और अगर वो टूटा तो मार्केट में अच्छा खासा फॉल दिखाई देगा, क्योंकि लोगों की होप चली जाएगी कि यहाँ से बाय करो वहां पर बेच दो, है ना। 2-3 बार तो ऐसे ही किया है लोगों ने, वहां भी ऐसे करने की कोशिश करेंगे। और ये रेंज जो है सभी को दिखाई दे रही है। बट अगर अभी फ्राइडे का ट्रेडिंग को एनालाइज किया जाए लास्ट के हाफ एन आवर की, क्योंकि 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो ट्रेडिंग होती है वो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, बताती है कि अगले दिन क्या होने वाला है। तो उस पे वो 10,730 पे सपोर्ट लेके 10,815 के आसपास जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन है। 200 डे SMA और 15 डे SMA के बीच का जोन है ना, वो थोड़ा सा रॉक एंड रोल वाला है, वो यही घूमता रहेगा, मार्केट में कंसिडर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं तो ये सोच रहा था कि मार्केट जो है वैसे 10,000 को 200 SMA को तोड़कर ऊपर जानी चाहिए थी टू ट्रैप द पीपल्स, लेकिन ऐसे इसने नहीं किया, क्योंकि वैसे तो रियलिटी में मार्केट को 11,000 लगाना चाहिए था। अगर मार्केट 11,000 लगाती तो 200 SMA ब्रेक हो जाता है और बहुत से लोगों के दिमाग की घंटी बज जाती है कि हाँ 200 SMA ब्रेक हो गया, है ना। हाँ, उसके ऊपर तो फिर कैश इक्विटी पोर्टफोलियो होल्डर आ जाते ना वापस इन्वेस्टमेंट करने। यस, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करने आ जाते। तो ये एक ट्रैप भी बना सकते थे 11,000, ये 200 SMA तोड़कर बुल ट्रैप बनाकर फिर वापस नीचे ले आते, लेकिन ऐसा नहीं किया। वहीं से इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने लग गई, बहुत तेज सेलिंग आने लग गई, बाइंग भी बहुत अच्छी आई थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल तो यही वाला है, जो बड़ी रेड कैंडल है उसका लो क्योंकि अगर ये टूटा तो फिर वाली जो करेक्शन है वो आ जाएगी, वापस करेक्शन आने लगेगी मार्केट। देखते क्या होता है। पिछले 5 दिन से आप अभी ये देखो ना कि मंथली एक्सपायरी पे 10,000 पे सपोर्ट है, इससे नीचे सपोर्ट नहीं है ज्यादा। हाँ, मंथली पे 10,000 है। हाँ, तो ये मार्केट 10,000 पे जाएगा, 10,000 के आसपास जाएगा एक्सपायरी पे। हाँ, सब बिल्कुल 800 पॉइंट के आसपास में, 800-900 पॉइंट के आसपास ही क्योंकि ये जो हल्के जो अगर आप देखो 10,500 का सपोर्ट है, ये तो एक दिन में टूट जाएगा। 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक दिन निकल जाएंगे, तो 10 लाख से नीचे वाला को सपोर्ट ही नहीं है। तो 10,150 10,000 सर इसमें मतलब इस महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 10,000 का लेवल आ जाएगा दिस मंथ या फिर अगले महीने के पहले वीक में। और अगर 10,000 तक आ जाता है तो उसके बाद वापस मार्केट 10,000 और 11,000 के बीच में ही चलेगी, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वापस नीचे जाएगी? मार्केट अगर 10,000 आती है ना, तो आप अपने जो भी स्टॉक खरीदना चाहते हो, आप उसमें थोड़ा थोड़ा माल उठा सकते हो। अच्छा, मतलब वहाँ पे बाइंग स्टार्ट की जा सकती है थोड़ा थोड़ा। हाँ, मतलब ये नहीं सारा खरीद लिया। अच्छा, सारा माल डाल दिया, 10% 12% डाल दो, 20%
नवीन सर एक बात बताइए कि ये जो हम देख रहे हैं पीछे से राइज आया इसका, जैसे अभी एक महीने में हमने कैलकुलेट कर लिया कि 1200 पॉइंट की रैली आ गई, और ऐसे ही हम नेक्स्ट मंथ के लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे कि एक इतने 1200-1500 की और रैली आ रही तो अपना टॉप पे पहुंच जाएगी 12400 वाला। 12400 बिल्कुल। तो ये जो कैलकुलेशन है टाइम का कि इतना मूव इसने इतने पीरियड में दिया, फिर नेक्स्ट मूव इसका इतने पीरियड में आ सकता है या आ जाएगा, हाँ, इसका कोई कैलकुलेशन अवेलेबल होता है या कोई इंडिकेटर या कोई वैसे तरीका? वैसे तो सर एक्सेल पे आप डाल सकते हो डेज और वीक के हिसाब से। अदरवाइज आप अगर एक चीज देखें, अगर जिस हिसाब से मार्केट की स्पीड बढ़ रही है ना, तो ऑल टाइम हाई तो 15 दिन में लग जाना चाहिए। वो मैं बताता हूँ क्यों, मतलब मैं ये वो नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एक कैलकुलेशन लगा रहा हूँ। ये देखो आप, ये मैं लोएस्ट पॉइंट से ले रहा हूँ, इस वाले हाई को, ठीक है। कितने दिन में आया है? 23 बार में, मतलब 23 वर्किंग डेज में आया, ठीक है, 23 वर्किंग। इसके बाद में हम अगर यहाँ से इसके हाई से नीचे तक लें तो ये फिर इसका कितना परसेंट करेक्ट हो गया? 11% करेक्ट हो गया। कितने? 11 बार्स में, ठीक है। फिर इसके बाद में वापस से प्राइस जो है 23 बार से कितना 17% ऊपर चला गया 14 बार्स में ओनली, ठीक है ना, 14 बार्स। और कितना परसेंट डाउन आया? ये डाउन आया 7% डाउन आया। कितना? 4 बार्स में, ठीक है। चलिए दोबारा चलते हैं। अभी पिछला 17 था, अब इसको, ये तो करेक्शन नहीं है, इसको ही ले लेते हैं पूरे को। तो ये आया 13% केवल 17 बार्स में, ठीक है ना। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है ऐसे तो फिर 10-12 बार्स में ही पहुंच जाएगा 1200-1300 पॉइंट। नहीं, उसके बाद जैसे हर बार ऊपर जाने का थोड़ा नीचे आ रहा है 2-4 दिन 5 दिन के लिए। हाँ, अभी ये ऊपर गया तो अभी इसका मतलब नेक्स्ट मूव इसका नीचे की तरफ होना चाहिए 4-5 बार्स। अगर देखो ये जो एक ये देख रहे हो आप, ये जो ट्रेंड लाइन है, एक क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे दे दिया तो मार्केट फॉल होती चली जाएगी। अदरवाइज ये जो हल्की सी करेक्शन है ये भी एक ब्रेकआउट दे सकती है। अच्छा, जो कि एक फेक ब्रेकआउट बना है 200 ऐसे के पास। मतलब नेक्स्ट 10-12 दिन में ये ऊपर वो टच कर सकता है अगर ब्रेकआउट मिल गया तो। ब्रेकआउट मिल गया तो, लेकिन इसीलिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू बी सीन इज these levels, bearish below this and bullish above this, simple. Otherwise in between you will take trade very less quantity. Getting it? Sir, simple. above 10,800 के ऊपर। Yes sir. तो सीधे देखो TCS में 13.5% का स्लिपेज है प्रॉफिट में। 13.5% का स्लिपेज है। हाँ, तो आप लगा लो, हाँ जी, आप सीधे लगा लो कि जो वैल्यूएशन है वो कोरोना इफेक्ट की 2 महीने की इंडेक्स पे 13 से 15% है, रफ एस्टिमेट। TCS की वेटेज थोड़ी सी कम है तो इसको आप थोड़ा सा 15% लगा लो। तो अभी एक का रिजल्ट आया तो ये रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी क्या? हाँ, एस्टिमेट है ना, कल शाम को रिलीज। ये जो ऊपर की रिजल्ट आ गया ना, एक्सपेक्टेशन थी इसके लिए। रिपोर्टेड 13% एंड एस्टिमेट वाज, इनका रेवेन्यू बढ़ा है क्योंकि इनको सर्विस मिली है, बट 5 रुपए का डिविडेंड भी दिया है इन्होंने। डिविडेंड तो क्या एस्टिमेट इनका एस्टिमेट के बराबर ही था इनका, मतलब बहुत ज्यादा रिजल्ट का इफेक्ट इसके ऊपर आया नहीं है, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था इनका। नहीं सर, आप अर्निंग देखो ना सीधे, आप इससे वो मत कैलकुलेट करो कि क्या इफेक्ट आएगा। अर्निंग कितनी, अभी तक किसी को ये नहीं पता कि कोरोना से कितना डैमेज होना है, उसकी कैलकुलेशन कोई नहीं कर पाया। आईटी सेक्टर कभी करीबी है तो वो नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि वो काम कर रहे थे, उनको तो फायदा हुआ है। बल्कि हाँ, सिर्फ एक आईटी सेक्टर है जो आईटी को फायदा हुआ है क्योंकि उनके रिवेन्यू, आईटी पे उनका फायदा हुआ है, काम पूरा हुआ है उनका, और कॉस्ट कम हो गई उनकी, लोगों ने घर बैठे काम किया।
ओवरहेड कॉस्ट तो बहुत कम हो गई, कईयों ने तो ऑफिस छोड़ दिया, अपने सारे स्टाफ को बिठा दिया, कैब वैब के खर्चे कम हो गए, ऑफिस के खर्चे कम हो गए। आईटी तो बेनिफिशियरी रहा है इसका, कोरोना का। बट उसमें भी अगर 13% की डाउन स्लिपेज है तो मेरे हिसाब से 10,550 के आसपास की वैल्यूएशन आती है, रफ एस्टिमेट है इंडेक्स की, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टीसीएस रिजल्ट। द वैल्यूएशन व्हिच इज राइट नाउ इज एट पार with a hope that everything will become positive from here onwards, which will not। अभी लॉकडाउन की बात चल रही है और हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि सब कुछ ठीक कर रही है, जो कि सब कुछ ठीक कर रही है, बिल्कुल जिसके फेवर में है ये सारी चीज। हाँ, और तो उसकी अगर तो 10,500 के आसपास 15% मैंने डिस्काउंट किया है निफ्टी को पीक से, और वही बैठा हुआ है निफ्टी, वहां से 300 पॉइंट के प्रीमियम पे अभी, तो 10,540 के आसपास वैल्यूएशन आएगी, वहां पे बाइंग आ सकती है। बिल्कुल। नवीन सर, एक स्टॉक देखेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा का ही एक स्टॉक है, टाटा पे ही हम कंसल्टेंसी पे, एक इसका है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक जरा इसको देखेंगे, मतलब वैसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, एक्सिस बैंक को जंक रेटिंग में डाला गया है। एक्सिस बैंक को, हाँ, एक्सिस को और एक और बैंक को भी डाला था ना जंक में, तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी ना, तभी तो डाला है। और सर मुझे डर है कि यही बैंक है जो बम फोड़ेगा। इसको कौन बचाएगा बताओ ना मुझे, अगर कुछ कर दिया उन्होंने अभी। यस बैंक को तो बचा लिया, आईडीबीआई को बचा लिया, 25 पब्लिक सेक्टर बैंक को बचा लिया, इसको बचाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सही बात है। कोई आ जाएगा इन्वेस्टर, लोअर वैल्यूएशन में मिल रहा होगा तो बाहर का कोई आ जाएगा खरीदने। बाहर का ही आ सकता है कोई। बिल्कुल, बाहर तो लिक्विडिटी और पैसा बहुत है ना। नवीन सर, क्या व्यू है इसका आने वाले टाइम में? अभी टेक्निकली सर इसका ना, ये टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसको, तो फंडामेंटली तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, 20 रुपए का डिविडेंड हर साल में देता है ये। 2014 से 2017 में 400 रुपए से 800 रुपए आ गया था। अच्छा। और उसके बाद इसका बाईबैक आया था जो कि 1000 रुपए में कंपनी ने खरीदा था 2018 में। और हाई इसने बनाया 1024 रुपए। उसके बाद से ये करेक्ट हुआ और वापस अब ऊपर चलना शुरू हो गया, मतलब ये 650 तक गया, उसके बाद 1024 जाने के बाद वहां से वापस ये इसने अप मूव लिया हुआ है और ऊपर की तरफ चल रहा है। ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन ये आप देखो सप्लाई जोन में है एक, है ना? सप्लाई जोन बनाया है सर इसका। अच्छा, ये सप्लाई जोन है उसका। हाँ, ये देखो ना आप, कहाँ कितनी हैवी फॉल आई थी यहाँ से ऊपर जाके। वो 1024 से आया ना नीचे। हाँ, सीधा वो एकदम से नीचे आ गया। तो और अभी इसने डिविडेंड दिया है, 18 रुपए का डिविडेंड दिया इसने। अच्छा, टेक्निकली ही मैं बता पाऊंगा सर, फंडामेंटली आई एम रियली सॉरी, फंडामेंटली पता नहीं। आप टेक्निकली बताइए सर, क्या रहेगा इसमें? टेक्निकली ये सप्लाई जोन में है और से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये बाहर निकल के नीचे की तरफ आता है तो नीचे एक सपोर्ट है और ऊपर एक सप्लाई जोन है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं एक रैली पकड़ सकता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अगर जोन में घुसा तो जोन को तोड़ के जाना बहुत मुश्किल है इसके लिए, क्योंकि इतना बड़ा सप्लाई जोन है सर, इतनी हैवी सेलिंग आई है यहाँ से, तो कुछ ना कुछ तो बात सर इसमें हमारी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है इसमें। और अब हमें एग्जिट का बताइए कि इसमें कहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए हमें? Firstly, you should wait till this level 740 750 के आसपास एक बार वेट करो आप। 750 740 का लेवल के बाद अगर बाउंस बैक देता है तो आप उस बाउंस बैक को ऑब्जर्व करना कि कितना बाउंस आ रहा है, किस टाइप का बाउंस आ रहा है, ठीक है ना? तो वहां से इसको थोड़ा सा देखा जाएगा टेक्निकली, और अगर फंडामेंटली इसके धंधे में इतना दम है तो ऑटोमेटिकली फिर ये इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इट विल बी गोइंग अप।
नहीं, फंडामेंटली तो इसमें कोई घबराहट नहीं है किसी भी तरीके की। फिर रहने दो इसको चलने। एक्चुअली क्या है कि हम इसमें से पैसा निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो इसमें शेयर है ना, वो करीब 70% ऑफ अवर कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम चाहते हैं कि कुछ लाइट करें उसको, क्योंकि माहौल भी खराब है और अपॉर्चुनिटी और अच्छी मिल सकती है, तो उसमें हम किस लेवल पे इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। एक बार सर मैं ना इसको पहले पढ़ूंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। ठीक है सर, इसको जरा आप देखिएगा। हाँ जी हाँ जी। इसमें आपकी ओपिनियन चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। जी जी, एक बार मैं पढ़ूंगा इसके बारे में, कंपनी क्योंकि के बारे इसमें में। ना वॉल्यूम कुछ होता नहीं है, 2000, 5000, 10,000 शेयर ऐसे आता है। जब इसमें कोई मूव बहुत स्ट्रॉन्ग आना होता है, जैसे आप ये वाला देखेंगे जहाँ पर पिन बार बना है ये वाला, तो हाँ ये वाला जो सप्लाई जोन का आपने बनाया, ये हाँ, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हो जाता है वो 2-2 लाख का हो जाता है। अच्छा, तो मतलब सडन ये मूवमेंट देता है, अगर देता है तो एक ही दिन में 100 रुपए भी चल जाता है। एक बार है ना इसको हिस्ट्री देखें प्राइस की। सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो इन्वेस्टमेंट है ठीक नहीं है, अनसेफ है बिल्कुल। आपने 70% कैपिटल एक ही ग्रुप में डाली हुई है। है ना, बहुत ज्यादा कैपिटल डाली हुई है। इसीलिए तो अलोकेशन इज नॉट गुड, रिस्की है। हम इसको थोड़ा लाइट करना चाहते हैं, क्योंकि ये मतलब एज गुड एज एफडी रिटर्न देता है। ये कैपिटल प्रोटेक्टेड है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वॉरेन बफे का। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है कैपिटल का। सर भगवान न करे ऐसा कुछ हो, टाटा जी को कुछ हो गया ना, उस ग्रुप में सिर्फ टीसीएस ही पैसा कमा रही है, बाकी सब डुबा रहे हैं, आपको पता है ना। सब डुबा रहे हैं सही बात है, टीसीएस ही बना के दे रही है पैसा। और ये वो कंपनी है जो टाटा ग्रुप को इन्वेस्ट करती है। टाटा इन्वेस्टमेंट इज द पेरेंट ग्रुप जो कि पूरा पैसा लेके आता है इन्वेस्ट कराने के लिए। टाटा सन्स इसके वो है, प्रमोटर है। हाँ नहीं, वैसे आज की डेट में सब कुछ ठीक ठाक है, बट जिन कंपनियों को पैसा इन्वेस्ट करती है उन कंपनियों में से सिर्फ कुछ ही कंपनियां प्रॉफिट कर रही हैं। इसमें एक्चुअली इसमें वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई है, इसमें वैल्यू अभी इंटैक्ट है। वो अनलॉक होगी जब एनएससी का आएगा ना, इसका एनएससी का आईपीओ आना है। तो एनएससी का आईपीओ आने से इसकी जो वैल्यूएशन है वो एकदम से चेंज हो जाएंगी। सर ऑल लिसन ऑल सेड, बट आपने 75% एग्स यू आर कैप्ड इन वन बास्केट, उस रूल पे आप फेल हो जाते हो बस। बाकी सब बहुत अच्छा है। वो हमें बताइए कि हमारा वाइज इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर हम उसको फंडामेंटली और टेक्निकल उसके पैरामीटर्स पे नापेंगे कि 20-30% से ऊपर किसी में होना नहीं चाहिए, हमने 70% लगाया हुआ है, वो इसीलिए। अब इसमें एक चीज मुझे पता नहीं है कि आपका जो एक्सपोजर है 70% इस कंपनी में है, आपकी ओवरऑल नेटवर्थ का अगर 2-3% है तो आई एम नॉट, दैट इज ओके, दैट आई एम नॉट अवेयर, दैट इज ओके। आपने अगर सपोज करो आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, नेटवर्थ है, आई एम गिविंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल, और आपने उसमें से 10 लाख रुपए इसमें डाले हुए हैं और इक्विटी में डाले हुए हैं, उसमें से आपने 7 लाख इसमें डाले हुए हैं, तो इट्स ओके, स्टिल ओके। प्रमोशन तो हमारे इसमें ज्यादा ही है वैसे, जो रिक्वायर्ड सजेस्टेड वो होते हैं उससे तो ज्यादा है, बट वो हमने इंटेंशनली ही किया हुआ है। बट अब इसको हम लाइट करना चाहते हैं। इसको लाइट थोड़ा करो सर। ये अभी जो है आपका 859 इज द लास्ट लेवल, आपको यहाँ पर बेचना ही बेचना चाहिए। क्या कहते हो सर? 859 तक अगर आ जाता है तो वहां पे हमें निकल जाना चाहिए। फॉलोड बाय दिस सप्लाई जोन। मतलब फर्स्ट अगर हम ले लें तो फॉलोड बाय सप्लाई जोन, मतलब सप्लाई जोन जा रहा है इसका 900 के आसपास। 932 तक जा सकता है मतलब। अच्छा, अभी जो हर्डल आ रहा है इसका वो आ रहा है 859, वो अगर क्रॉस होता है तो 932। करेक्शन जो है 61.8.5 की करेक्शन भी अभी दूर है, 808 के आसपास है, 810। तो या तो वो या फिर 859, और किसको रेस्पेक्ट दे रहा है वो 32.8 को दे रहा है।
38.2 को दे रहा है, सॉरी 38.2 से थोड़ा सा ऊपर दे रहा था। और ये मैंने 1 मंथ का चार्ट लगाया हुआ है सर। तो 1859 का जो लेवल है वो भी बहुत दिनों में आएगा जाकर, मतलब 1 या 1.5 महीना, 2 से 2.5 महीने लग सकते हैं इसको वहां तक जाने में, ठीक है ना। अदरवाइज जो है जैसा ये पैटर्न बना रहा है मंथली चार्ट पर पिछली 4 कैंडल्स का, तो वहां से तो मुझको थोड़ा सा वीक लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो वो जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म पे जो लेवल्स बताए हैं ना, वो उसको आप थोड़ा ध्यान रखना, अगर वो ब्रेक तो आप, इसको वीकली पे लेके आओ और डेली पे लेके आओ, आइडिया लग जाएगा हाँ क्या चल रहा है। भाई मंथली पे अनडिसाइडेड है जी। वीकली पे देखो क्या कर रहा है। तो वीकली पे जो है वापस ट्रेंड ले रहा है ना ऊपर, फ्लैग फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ से हल्की बाइंग आती है या नहीं आती है डिपेंड करता है। और फिर डेली पर अगर हम देखते हैं तो कंसोलिडेट कर रहा है भाई सप्लाई जोन तो है ही जबरदस्त, 820 के आसपास सप्लाई जोन है। ना, और ये इसने गैप फिल करने आया था, गैप फिल किया इसने बेसिकली। गैप फिल कर लिया। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये एक वो भी है, एक तरीके से सपोर्ट भी है। ये बड़ा बड़ा क्रिटिकल जोन में फंसा हुआ है ये प्राइस ना। डेली पे लेके आइए नवीन जी, डेली पे लेके आइए इसको। सॉरी, इसको डेली चार्ट लगाइए। डेली है सर ये? जो डेली है, वीकली लगाइए ना, वीकली थोड़ा आइडिया देगा। मंथली के बाद वीकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीकली पे 200 SMA के नीचे है, मतलब उसको टच करके वापस सप्लाई दे। सर इसमें ना ये ऑपरेटर प्ले कर जाते हैं और जबरदस्ती ना इसको थोड़ा सा वीक प्लेयर था ना उनको बाहर निकालने के लिए वो ऐसी जिटरी मूव्स देता है। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो, क्योंकि आपने जो है इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगा रखा है, तो अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो जितना इन्वेस्टेड है उसका 50% लेके निकल जाओ, 50% छोड़, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन एग्जिट एंड इसके थोड़ा सा प्रीमियम 30% के आसपास ही छोड़ सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी कोई दिक्कत वाला काम नहीं। सर अगर ये आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में कंफर्टेबल बैठा हुआ है 70% पे भी, नेट वर्थ पे कंफर्टेबली बैठा हुआ है, नेट वर्थ की बात कर रहा हूँ मैं आपकी, नेट वर्थ पे कंफर्टेबली बैठा हुआ है, आपके रिस्क मार्जिन में, एसेट इन्वेस्टमेंट में ठीक है, इक्विटी जोन में आपका एक्सपोजर में अच्छा है, बट कोई बुरी कंपनी नहीं है। कंपनी तो बहुत ही बढ़िया है ये। हाँ तो सर भूल जाओ ना, बच्चों को ना मजे करेंगे बच्चे। 1500, 1600, 2000, 30,000 तक जाने के चांसेस है इसके 10 सालों में। और क्या, वैसे इसको छोड़ सकते हैं, वैसे 10-12 साल के लिए छोड़ दो, बड़ा अच्छा पैसा तो बना के देगा ये शेयर। लेकिन एडिशन, क्योंकि ज्यादा पैसा लगाया हुआ है तो फिर एडिशन मत। सर अभी ना ये मेरे हिसाब से आपको इसको देखना नहीं चाहिए इसकी तरफ, भूल जाओ इसको, क्योंकि ये बुक वैल्यू से आधे में ट्रेड कर रहा है सर। हाँ वो है ना होल्डिंग कंपनी है तो हमेशा 50% डिस्काउंट पे तो रहता ही है। क्यों परेशान होते हो सर? अगर नेटवर्क के हिसाब से कंफर्टेबल अलोकेशन है तो रिलैक्स करो। वो एक्चुअली क्या हुआ है, जब बाकी आपको कुछ अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो सोच सकते हो कि यहाँ से भी अच्छा कोई मिल जाए आपको। तो जब लेते हैं पोजीशन तब तो यही सोचते हैं 10 साल रुकेंगे, फिर 10 साल बड़ा इम्पेशेंट कर देता है। 5 साल तो हो गए इसको होल्ड किए हुए, तो अब क्योंकि न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, नया सीखने को मिल रहा है, तो टेम्पटेशन हो रही है कि थोड़ा सा लाइट किया जाए। अदरवाइज जब तक नहीं आए थे इस ग्रुप में तब तक तो बैठे ही हुए थे इस ग्रुप में, और नवीन जी की बातें सुन सुन के अब लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कैश आप में भी होना चाहिए। कैश जो है सर होना चाहिए ताकि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। बस इसीलिए ना, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा तो कैश थोड़ा सा क्रंच हो जाता है। वैसे भी अभी आप प्रॉफिट में है, वैसे तो प्रॉफिट में है हम। अभी भी प्रॉफिट में हो आप। और मतलब प्रॉफिट भी जितना आया था उसका ये भी नहीं कि 50% उसके 61.8% प्रॉफिट पर है जितना आपको प्रॉफिट आया था आप उसके 65% के आसपास के प्रॉफिट पर हैं अभी। और नेचुरली वो टॉप पर है, ऊपर गया तो निकलना हमें लग रहा था और ऊपर जाएगा, क्योंकि उस वक्त टारगेट इसके 1200 के आ गए थे। जी तो फिर वहां से करेक्ट हो गया, तो वो तो कोरोना की वजह से करेक्ट हो गया ना, अदरवाइज तो चल रही थी कंपनी अच्छी, ऑल टाइम हाई लगाया देखो उसने। हाँ भाई, तो
है ना, ऑल टाइम हाई तो लगाया है ना उसने। रहने दो सर इसको भी थोड़ा रहने दो। भगत जी सर सही बोल रहे हैं, अगर नेटवर्थ के हिसाब से अगर आप कंफर्टेबल हैं नो प्रॉब्लम। और अगर ऐसा है कि अगर ये दिक्कत कर रहा है, ज्यादा कैपिटल है, तो इसमें फिर आप इन्वेस्टेड कैपिटल का 50% निकाल के किसी और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, बस वही पूछा था, टेक्निकली देख रहा था कि किस लेवल पे हम थोड़ा सा एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं मार्केट में थोड़ा रिड्यूस करना है। चलिए सर फिर लंच करते हैं और 4 बजे हम मिलते हैं दोबारा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। तो आज पढ़ने में ना इतना मजा आता है, संडे को ऐसे पढ़ा करेंगे। ठीक है नवीन जी, बैंक निफ्टी में 21941 सपोर्ट आ रहा है। बैंक निफ्टी में 219 कितना सर? 21 ये लेवल जरा एक बार आप अगर इफ यू कैन नोट इट डाउन एंड सी क्या सही लेवल है। जो मेजर सपोर्ट आ रहा है वो 20,886 पे आ रहा है। 20,886 ठीक है। ठीक है सर। और ये वाला और 23,000 मैं एक बार बता देता हूँ। और 23,118 पे रेजिस्टेंस है। ठीक है सर, ये दो लेवल है जिनके बीच में घूमता रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली 20,000 और इसके बीच में 21,941 के आसपास भी इस पर सपोर्ट है। यहाँ पर ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी रहा है अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो। इस पूरे जो ट्रेड हुआ है इस पूरे लेवल में सबसे ज्यादा यहीं पर ही ज्यादा वॉल्यूम रहा है, इस रेंज में, इस प्राइस मतलब 22,000 के आसपास पे एस पे एंट्री बनाई जा सकती है अगर ये बड़े आराम से। नहीं 22,000 के आसपास सर एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बाइंग के लिए। हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मतलब स्टिक स्टॉप लॉस रिस्क रिवार्ड से बहुत फेवरेबल है। स्टॉप लॉस बताइए। 21,940 का स्टॉप लॉस लेके 21,940 यहाँ पर, मतलब इस वाले स्विंग लो के नीचे है स्टॉप लॉस लेके, और एक बार अगर एंट्री ट्राई की जाए वापस मे बी 23,000 के आसपास जाए या 23,000 के आसपास। अब वही है 23,200 23,250। जो मेजर रेंज है वो सर 21,000 से 23,000 की आ रही है। हाँ 21,000 से 23,250, 23,200, 23,000 और नीचे 21,000। तो हाँ 21,900 का लेवल तो सही है स्टॉप लॉस के लिए 22,000 के आसपास। लेकिन 22,000 पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा चल क्या रहा है मार्केट में। मतलब करंट देख के अगर ऑर्डर फ्लो सपोर्ट करता है तो लोग क्या है। हाँ बिल्कुल। और 17,450 के आसपास बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन ठीक है। हाँ 17,450 के आसपास बैंक निफ्टी कैन बी एंटर्ड एज इन्वेस्टमेंट आल्सो। बिल्कुल। चलिए बाकी अब तो आप ऑर्डर फ्लो देखा करेंगे। कल मैंने भगत जी सर का ऑर्डर फ्लो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है और कल से ही विल आल्सो बी लुकिंग एट दिस। और अगले हफ्ते से या अगले हफ्ते के कुछ दिनों बाद से हम मार्केट प्रोफाइल पर भी स्टडी करना शुरू करेंगे। और जो मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो की जो क्लासेस होंगी वो वीक में 3 दिन होंगी और संडे को ज्यादा टाइम की क्लास करेंगे हम। सही रहेगा सर? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो आप प्लीज बता दें ताकि हम जो है उसको नोट डाउन कर लेंगे और सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल कर देंगे, तो क्योंकि उस टाइम पर काम स्टार्ट कर दिया सर क्लास से आपने? क्लास सर स्टार्ट करेंगे अगले वीक से, क्योंकि अभी ये वाले वीक में और अगली जो संडे वाली क्लास है वो फिनिश हो जाए फिर उसके बाद में हम करेंगे। अच्छा ठीक है ना? अच्छा नवीन जी, निफ्टी पे जो मेरे लेवल आ रहे हैं वो 10,506 10,506 सपोर्ट जो होना है स्ट्रॉन्ग 10,500। अगर वो टूटता है तो फिर उसके बाद में 10,021 बिल्कुल वो टूटता है तो 9,688। और ये 10,500 से अगर सपोर्ट देता है तो मोस्ट प्रॉब्ली 10,937 तक जाएगा। अभी तो ये वाला जो लेवल चल रहा है ना अभी तो वो तो थोड़े बड़े क्रिटिकल लेवल हैं। हाँ ये 10,048 से नीचे घूमता रहता है और अगर बहुत ज्यादा चीजें खराब होगी तो 8,200 तक जाएगा। 8,200 8300 से 7,200 तक। ये मंथली चार्ट का व्यू है सर। मंथली चार्ट पे ना देखते हैं चलो क्या होता है। मार्केट अभी तो
हल्का सा ही रहेगा। एक्सपायरी तो मुझे 10,000 के आसपास ही नजर आ रही है। 10,000 के आसपास ना, ये जुलाई एक्सपायरी। हाँ, सपोर्ट ही नजर नहीं आ रहा, कोई सपोर्ट से। सब हाँ, अगर टूटी तो बहुत टूटेगी। पुट में देखो ना, कुछ है ही नहीं मंथली में। हाँ मंथली टूटेगी तो बहुत 10,000 पे है। टूटेगी। हाँ, निफ्टी पुट में कुछ नहीं है, जो है सो कॉल साइड में ही है, और जो पुट में है वो दूर दूर है थोड़ा। टूटा तो फिर टूटते चला, उधरते ही चला जाएगा मामला सबका सब। सर कल का तो मार्केट ये जो एसजीएक्स वो पॉजिटिव दिखा रहा था, डो जोन्स वगैरह भी अमेरिकन मार्केट भी सारे पॉजिटिव बन रहे हैं, तो वही ज्यादा लग रहा है ना ओपनिंग। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर मैं कह रहा हूँ कि जो यूएस मार्केट है वो फ्राइडे को पॉजिटिव बंद हुए हैं, और एसजीएक्स निफ्टी वगैरह भी पॉजिटिव कल रात को दिखा रहा था, तो कल तो सुबह मार्केट ओपनिंग पॉजिटिव ही लग रही है शायद। सर ओपन से नहीं होता कुछ भी। आप देखो कि आज हम जो बैठ के निकाल रहे हैं ना, हम वो लेवल्स निकाल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में, अगले महीने में क्या रहने वाला है, क्या हो सकता है। तो देखो क्या होता है कि जो ये डाउ जोन्स है ये सब है, ये ओपन के लिए तो सही रहते हैं, ओपन के बाद वाला एक्शन क्या करना है उसके लिए सही रहते हैं, लेकिन मार्केट को जहां जाना है वो जाएगी वहीं पर। क्यों भगत जी सर? बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट को जहां जाना, ऐसे तो डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। सर सुनो, 10,850 के आसपास मार्केट ने 3-4 बार नॉक किया है। हाँ और उसको कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। बिल्कुल। ठीक है, उसको भगा रहा है, भाग जाओ नीचे की तरफ। आप रजिस्टेंस देखो ना क्या क्या है वहाँ पे। 200 एसएम में बैठा हुआ है। फंडामेंटल बिल्कुल रॉन्ग है। एवरेज रिवर्स होता है, मीन रिवर्जन वो हो चुका है। और उससे बड़ी बात है एफआई का डाटा देखो आप, वो कैश में और फ्यूचर में इंडेक्स में हेजिंग करके चले गए। बिल्कुल। उन्होंने तीन पोजीशन बना रखी है। 3 में से एक न्यूट्रल है, एक बियरिश है, और उसमें अगर कैश में ऑफलोड करेंगे तो उनकी 2 पोजीशन को पैसे देके जाएंगे। हाँ 2 पोजीशन को पैसे दे जाएगी, सही बात है। कहीं ना कहीं डेटा भी जो है ना बोल रहा है इस बात को कि ऐसा हो सकता है। बाकी देखते हैं मंडे से। आज का व्यू याद रखेंगे सब लोग, और देखते क्या होता है। And rule is market is knows more than what I know. मार्केट इज सुप्रीम। चलिए सर, मिलते हैं 4 बजे। ठीक है, ओके ओके। हो गया ये।